rehabilitated. मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक क्रिमिनल गैंग को दिखाया जाता है जो कि जैक जाफर नाम के एक किलर को मार रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने उस वॉल्टर लोकी नाम के एक आदमी को मारने का काम दिया था और वह किसी कारण से इस काम को नहीं कर पाया, इसलिए वह लोग उसे मार रहे हैं। वहीं हम उस गैंग के लीडर को देखते हैं जो दिखने में इंसान कम जानवर ज्यादा लग रहा था और वो जैक जाफर को जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। तभी वहाँ एक और क्रिमिनल आ जाता है जिसका नाम पेबैक होता है और पेबैक वहाँ पहुँचने के साथ ही उन सभी पर गोलियों की बौछार कर देता है और वहाँ मौजूद सभी गैंग मेंबर्स को एक एक करके मारने लगता है। और जब वो उस गैंग के एक आदमी पर गोली चलाता है तो उस पर उस गोलियों का असर नहीं पड़ता, इसलिए पेबैक अपनी गन फेंक कर उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट करता है और बुरी तरह से उसे मारकर नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वह उसके गैंग लीडर के पास जाता है और उसे भी एक मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है और उसके बाद वो उसकी भी जान ले लेता है। जिसके बाद पेबैक जैक जाफर के पास वापस जाता है, जहाँ जैक जाफर अपनी जान बचाने के लिए पेबैक को शुक्रिया बोलता है और इतना सुनते के साथ ही पेबैक अपनी गन निकालता है और जैक जाफर को जान से मार देता है। और जैसे ही पेबैक उस आदमी को शूट करता है वहाँ पुलिस आ जाती है और पेबैक को सरेंडर करने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि पेबैक ने शुद्धिकरण के नाम पर अब तक एक दो आदमियों को नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा क्रिमिनल को मार चुका है, क्योंकि उसका मानना था कि म्यूटेंट को इस धरती पर जीने का कोई हक नहीं है और उन्हें मारने के लिए ईश्वर ने सिर्फ उसे चुना है। जिसके बाद हमें ग्लोबल न्यूज दिखाई जाती है जिसमें हमें ये पता चलता है कि सालों पहले एक मीटियोर अंतरिक्ष से धरती पर आकर गिरा था, जिससे एक पल्स नाम का वायरस पूरी दुनिया में फैल गया और उसकी वजह से काफी सारे ह्यूमंस के जेनेटिक में बदलाव होना शुरू हो गए, जिससे वो सभी सुपर ह्यूमंस में बदल गए और उनके पास अलग अलग तरह की शक्ति आ गई और उन्होंने इस सुपर पावर्स का इस्तेमाल बहुत ही गलत तरीके से किया और पूरे अमेरिका में तबाही मचाना शुरू कर दी, जिससे परेशान होकर अमेरिका की सरकार ने पूरे देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया ताकि वह सभी सुपर ह्यूमंस को पकड़कर उन्हें जेल में बंद कर सके। और उन्होंने इन सभी के लिए एक स्पेशल जेल भी बनवाई जिसका नाम उन्होंने सेंटाबॉन रखा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से पेबैक के पास पहुंचता है, जहाँ हमें पता चलता है कि पेबैक को भी सेंटाबॉन जेल में लाया गया है, क्योंकि वो उसने जो क्राइम किया था उसके लिए उसे 20 साल की सजा मिली थी। और साथ ही में यहाँ और भी सुपर ह्यूमंस को लाया गया था, जिनमें से एक डियागो नाम का कैदी भी होता है, जिसकी सुपर पावर सिर्फ ये थी कि वो लोगों की फीलिंग सुन सकता था। अब इन सभी को जेल के अंदर लाया जाता है, जहां मोरेलेस नाम की एक ऑफिसर इन्हें जेल के नियम बताती है और साथ ही में इनके पैरों पर एक डिवाइस भी लगाती है जिसका नाम स्पिनर ड्रिल होता है। असल में ये डिवाइस इनकी सुपर पावर्स को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था ताकि ये सभी जेल के अंदर तबाही न मचा सके। और साथ ही में इन्हें यहाँ ये भी समझाया गया कि अगर इन्होंने यहाँ कुछ भी किया तो इस डिवाइस की मदद से वह इन सभी को एक करंट का झटका देंगे जिससे इनकी मौत भी हो सकती है। जिसके बाद इन सभी कैदियों को उनके सेल में भेजा जाता है और अगली सुबह जब पेबैक जेल की ग्राउंड में आता है तो वहाँ उसे डायमंड जिम नाम का एक कैदी मिलता है जो उसे पहले से ही जानता था, क्योंकि पेबैक ने इतने सारे सुपर ह्यूमंस को मारा था, जिससे इस जेल में रहने वाले सभी कैदियों को पता चल गया था कि पेबैक कौन है और अब ये सभी मिलकर पेबैक से बदला लेना चाहते थे। अब डायमंड जिम पेबैक से लड़ने को कहता है, जिस पर पेबैक उससे लड़ना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक और कैदी को देखते हैं जिसका नाम डिएगो डियास होता है, जो पेबैक के साथ ही इस जेल में आया था, इसलिए वह डर रहा था कि कहीं उसका कोई मर्डर न कर दे। और तभी उसे एक कैदी मिलता है जिसका नाम कंडक्टर होता है। वहीं दूसरी तरफ पेबैक और डायमंड जिम की लड़ाई जेलर डेवलिन अपने सीसीटीवी कैमरे की मदद से देख रहा होता है और जब उसका दिल भर जाता है इस लड़ाई को देखकर तो वह अपने ऑफिसर से क्या कि उन दोनों को शॉक दिला देता है, जिससे वो दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कंडक्टर डियागो को लेकर पूरे जेल को दिखा रहा होता है और साथ ही वो उसे इस जेल के नियम और कानून भी बताता है और उससे कहता है कि यहाँ अपने काम से काम रखना, दूसरे के फटे में टांग बिल्कुल ही मत अड़ाना, क्योंकि हो सकता है इसका अंजाम तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो। और आगे जाने पर कंडक्टर उसे अपने दोस्त डायरेस से मिलाता है जो दिखने में काफी ज्यादा डरावना होता है। पर तभी डियागो कंडक्टर से पूछता है कि क्या द लॉक भी इसी जेल में बंद है, जिसे सुनकर कंडक्टर काफी डर जाता है और उससे बोलता है कि उसका नाम मत लो और बताता है कि हाँ वह इसी जेल में बंद है और न ही वो कभी बाहर निकल पाएगा, क्योंकि उसने जितने लोगों को मारा है शायद ही किसी ने मारा होगा। और ऐसा कहकर वह उसे चुप करा देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि द लॉब इस जेल का सबसे खतरनाक क्रिमिनल है, जो लोगों का माइंड कंट्रोल करके किसी से भी कुछ भी करवा सकता था। इसलिए उसे एक स्पेशल सेल में रखा गया था, जहाँ उसके मुंह और हाथ दोनों को बांध दिया गया था ताकि वह किसी को कंट्रोल ना कर सके। जिसके बाद कंडक्टर और डियागो उस जगह से चले जाते हैं। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होकर जेलर के पास पहुंचता है, जहां उसके पास उसकी जूनियर फोलेसिया आती है और उसे बताती है कि आज द लॉब के ऑनलाइन कोर्ट में पेशी है और उसे लाया जा रहा है। जिसके बाद हम पहली बार द लॉब को देखते हैं, जिसे कोर्ट की कार्रवाई के लिए एक कमरे में लाया गया था और वहाँ उसके चेहरे पर से मास्क भी हटाया जाता है ताकि वह जज के सामने बोल सके। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि लॉब ने अब तक 4 बार अपनी जमानत की अर्जी लगाई है और हर बार जमानत की अर्जी उसकी जज रिजेक्ट कर देता है। अब जज लॉब से कुछ सवाल पूछता है जिसका आंसर लॉब ठीक तरीके से नहीं देता, जिससे जज काफी ज्यादा
नाराज हो जाता है और उसकी बेल की अर्जी इस बार भी खारिज कर देता है। तभी वहाँ जेलर डेवलिन आ जाता है और वो लॉब पर हंसने लगता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी जमानत कभी भी नहीं होगी और मैं चाहूँ तो तुम्हारी जमानत करा सकता हूँ और उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। और वो लॉब से बताता है कि उसके रिटायरमेंट के कुछ ही दिन रह गए हैं इस जेल में, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा। और उससे पहले चाहता है कि वह बेहद अमीर बन जाए ताकि वह अपनी बची हुई पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सके। और इसके लिए वह लॉब से चाहता है कि वह अपना तेज दिमाग इस्तेमाल करके उसके अकाउंट में ढेर सारे पैसे ट्रांसफर कर दे। और लॉब उसकी बात को नहीं मानता और ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है, जिससे गुस्से में आकर जेलर डेवलिन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर डॉक्टर इजाबेला के पास पहुँचता है, जहाँ वो जख्मी कैदियों का इलाज कर रही होती है। और उन सभी कैदियों में एक पे बैक भी होता है जो अपनी पिछली लड़ाई के कारण काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। कि तभी वहाँ डियागो आता है जो जेल की सफाई का काम कर रहा होता है और वो डॉक्टर इजाबेला को देखकर उसके पास जाता है और उसे काफी अच्छे से बिहेव करता है, जिससे इजाबेला काफी खुश हो जाती है और उसे अच्छा दोस्त समझ लेती है। जिसके बाद डॉक्टर इजाबेला द लॉब के पास जाती है ताकि वो उसका ट्रीटमेंट कर सके और उससे काफी अच्छे से बिहेव करती है और उसे बताती है कि पिछली बार तुम्हें यहाँ काफी सालों पहले लाया गया था। और वो लॉब से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ अचानक पीछे से पे बैक आ जाता है और उसे गर्दन से उठाकर बेहोश कर देता है और एक कांच का टुकड़ा उठाकर लॉब की तरफ तेजी से उसे मारने के लिए बढ़ने लगता है। और तभी वहाँ अचानक से डियागो आ जाता है और वो पे बैक को ऐसा करने से रोक देता है। कि तभी वहाँ सिक्योरिटी आ जाती है और वो पे बैक को पकड़कर उसे उसके सेल में ले जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डियागो को कैंटीन में देखते हैं, जहाँ सारे कैदी डियागो को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि डियागो ने कल द लॉब की जान बचाई थी, जिसकी जेल में सभी कैदी बहुत इज्जत करते हैं और इसी कारण से वह लोग डियागो की आज इतनी ज्यादा इज्जत कर रहे हैं। तभी वहाँ डेरेस आता है और वो डियागो से कहता है कि द लॉब तुम्हें बुला रहे हैं। जिसके बाद डियागो लॉब से मिलने उसकी सेल के पास पहुँचता है, जहाँ लॉब उससे पहले तो थैंक्स बोलता है उसकी जान बचाने के लिए और उसके बाद वो उसे एक काम देता है जिसमें वो उसे बताता है कि उसे थोड़े दिन के लिए कैफेटेरिया में काम करना होगा। और ये सुनकर डियागो हाँ बोल देता है, पर डियागो को ये बात समझ नहीं आती कि द लॉब ने उसे ये काम करने के लिए क्यों कहा। अब सीन शिफ्ट होकर डेवलिन के पास पहुँचता है, जहाँ वो अपने एक ऑफिसर के साथ बात कर रहा होता है और वो ऑफिसर उसे बताता है कि लॉब ने थोड़ी देर पहले ही डियागो को बुलाया है और वो उससे कैफेटेरिया में काम करने के लिए कह रहा है। कि तभी वहाँ फोलेशिया आ जाती है जो डेवलिन से कहती है कि वो बहुत गलत कर रहा है, उसे लॉब को फोर्स नहीं करना चाहिए उसके गलत काम के लिए। पर डेवलिन उसकी बात नहीं मानता और उससे कहता है कि अगर उसने ज्यादा बोला तो वह उसका प्रमोशन रुकवा देगा, क्योंकि थोड़े दिनों में उसका रिटायरमेंट होने वाला है और उसके बाद वह डिसाइड करेगा कि उसकी कुर्सी पर कौन बैठेगा। और अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसका नाम आगे की पोस्ट के लिए नहीं भेजेगा। जिसे सुनकर फोलेशिया शांत हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम डॉक्टर इजाबेला को देखते हैं जो पे बैक से काफी ज्यादा नाराज थी और उससे बातें करते हुए उसे कहती है कि अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बिल्कुल भी मत बुलाना। और ऐसा कहकर वो बाकी मरीजों का इलाज करने लगती है। और तभी पे बैक उससे बोलता है कि इन मरीजों पर वह अपना टाइम वेस्ट ना करे, क्योंकि जिस दिन वो पूरी तरह से ठीक हो गया वह इन सभी को मार डालेगा। और ऐसा कहते के साथ ही ये सीन भी यहीं कट हो जाता है। जिसके बाद हम कंडक्टर को देखते हैं जो अपनी बेल के लिए जज के सामने बैठा होता है और जज से बात करते वक्त वो काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, जिससे जज उसकी बेल को फिर से खारिज कर देता है, जिससे कंडक्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से कैंटीन में चला जाता है और वहाँ डियागो के साथ बैठकर खाना खा ही रहा होता है कि तभी वहाँ डेरेस आता है और उसकी टेबल पर एक टूटा हुआ चम्मच रख देता है और उससे बोलता है वो दिन आ गया जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। और ये सुनकर कंडक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद हम पे बैक को फिर से देखते हैं जो ग्राउंड में वापस आता है और डायमंड जिम को लड़ने के लिए कहता है, और डायमंड जिम यहाँ उससे नहीं लड़ता और अपने लोगों से भी कहता है कि वह सिग्नल का इंतजार करे। जिसके बाद वो सभी मिलकर पे बैक को फिर से मारेंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से कंडक्टर के पास पहुँचता है, जहाँ वो डियागो से कहता है कि वो यहाँ से चला जाए क्योंकि यहाँ थोड़ी देर में तबाही होने वाली है। और ऐसा कहकर वो अपने पैर में लगे स्पिनर डिवाइस को उस चम्मच के टुकड़े से खोल लेता है और वहाँ मौजूद ऑफिसर को गाली देना चालू कर देता है। जिसके तुरंत बाद वो एक टेबल पर चढ़कर एक इलेक्ट्रिक वायर तोड़ लेता है और उससे अपने शरीर में सारी बिजली ट्रांसफर करने लगता है, जिससे उसके अंदर काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर आ जाती है और उस पावर का इस्तेमाल करके वो वहाँ खड़े ऑफिसर को भी मार देता है। वहीं दूसरी तरफ कंडक्टर के कारण पूरे जेल की बिजली जो चली गई थी, जिससे सभी कैदियों को कंट्रोल करने वाले डिवाइसेस फेल हो गए थे और सभी कैदी आपस में बेकाबू होकर लड़ने लग गए। और जेलर डेवलिन को यहाँ ये लगता है कि ये सब लॉब ने किया है और वो उससे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कि तभी अचानक से इमरजेंसी जनरेटर ऑन हो जाता है, जिससे सारी पावर वापस आ जाती है और सभी डिवाइसेस काम भी करना शुरू कर देते हैं, जिससे सभी ऑफिसर्स कैदियों को कंट्रोल कर लेते हैं और उन्हें ले जाकर उनकी सेल में वापस बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कंडक्टर जेल से भागने के लिए कमरे के पास पहुंचता है, जहां ऑफिसर मोरेलेस उसके पीछे से वार करती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जेलर भी सीसीटीवी कैमरे की मदद से कंडक्टर को भागता हुआ देख लेता है और मोरेलेस से कहता है कि वह उसे मार दे, क्योंकि उसने एक ऑफिसर की जान ली है। जिस पर मोरेलेस कंडक्टर को बुरी तरह से पीट पीट कर मार देती है। जिसके बाद डेवलिन डियागो से मिलता है और उसे एक टॉर्चर रूम दिखाता है और उससे पूछता है कि द लॉब ने तुम जैसे घटिया आदमी से ही दोस्ती क्यों की, और इसका जवाब अगर तुमने मुझे नहीं दिया तो मैं इस रूम में तुम्हें फिकवा दूंगा और इस रूम में जाने के बाद तुम्हें ये भी एहसास नहीं होगा कि तुम कितने दिनों से यहाँ पर कैद हो। पर डियागो
डेवलिन से कहता है कि वह खुद नहीं जानता कि लॉब ने उसके साथ दोस्ती किस लिए की है, जिस पर जेलर उसे कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी काम की इन्फॉर्मेशन पता चले तो सीधा मुझे आकर बताना, नहीं तो मैं तुम्हारी सजा इतनी ज्यादा बढ़वा दूंगा कि तुम कभी इस जेल से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। जिसके बाद डेवलिन फिर से लॉब से मिलने जाता है और उससे कहता है कि वह जल्द से जल्द उसके पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, क्योंकि अगले फ्राइडे ही उसका रिटायरमेंट होने वाला है। और लॉब यहाँ उसकी बात नहीं मानता और उसके पैसे भेजने से साफ इनकार कर देता है। जिसके बाद हम फेलिसिया को देखते हैं जो कुछ ऑफिसरों के साथ मिलकर जनरेटर रूम को ठीक कर रही होती है, ताकि पिछली बार की तरह जब पावर चली जाए तो पावर बैकअप जल्दी से ऑन हो जाए। और ये वहाँ कैप्टन जैसन से ये भी कहती है कि वह डेवलिन की बातें ज्यादा ना मारा करे, क्योंकि वो बहुत ही गलत इंसान है और अपने मतलब के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। पर कैप्टन जैसन यहाँ उसकी बात नहीं मानता और वो कहता है कि तुम्हें मुझसे जलन होती है, क्योंकि डेवलिन के जाने के बाद इस जेलर का सुपरवाइजर मैं ही बनूंगा। और फेलिसिया उससे कहती है कि वो यहाँ पर बहुत पुरानी वर्कर है, इसलिए सुपरवाइजर तो वही बनेगी। और ऐसा कहकर फेलिसिया वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो डेवलिन के पास जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या उसने उसका नाम हेड पोस्ट के लिए आगे भेज दिया है, जिस पर डेवलिन इस बात को काट देता है और उससे कहता है कि वो अपना काम करे। वहीं दूसरी तरफ डियागो को जब कंडक्टर की मौत का पता चलता है तो वो लॉब के पास जाता है और उससे काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उससे कहता है कि उसने उन सभी का इस्तेमाल किया है, जिस पर लॉब उसे कहता है कि वो फ्राइडे तक इंतजार करे, वह सब ठीक कर देगा। अब आखिरकार वह दिन आ ही जाता है जब डेवलिन अपनी पोस्ट से रिटायर होने वाला था और वो तैयार होकर अपने ऑफिस में जाता है, जहाँ पहले से ही कैप्टन जैसन और फेलिसिया उसका इंतजार कर रही होती है, क्योंकि डेवलिन आज यह अनाउंसमेंट करने वाला था कि उसके बाद कौन नया सुपरवाइजर बनेगा। और यहाँ वो न्यू सुपरवाइजर के लिए फेलिसिया को नहीं चुनता बल्कि उसकी जगह कैप्टन जैसन को चुनता है, जिससे फेलिसिया काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद डेवलिन लॉब की सेल में जाता है और उससे किसी तरह से कन्विंस कर पैसे भेजने के लिए कहता है और उसे अपना टैब भी दे देता है। और टैब मिलने के बाद लॉब डेवलिन के सामने पैसे भेजने का नाटक करता है और उसके टैब की मदद से पूरे जेल के सिस्टम को ही हैक कर लेता है और सभी कैदियों को पैर में लगे डिवाइसेस को ऑफ कर देता है, जिससे सारी कैदियों की पावर वापस आ जाती है और वो आपस में ही लड़ना चालू कर देते हैं और वो सभी मिलकर गार्ड्स पर भी हमला कर देते हैं, जिससे गार्ड्स भी अपनी जान बचाने के लिए उन सभी से लड़ना चालू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब फेलिसिया इस बात की खबर डेवलिन को फोन करके बताती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो लॉब की सेल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि दरवाजा बाहर से किसी ने बंद कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ सारे कैदी भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक दूसरे को मार रहे होते हैं और यहाँ पेबैक भी उन सभी कैदियों को एक एक करके मारने लगता है। तभी फेलिसिया कैप्टन के पास कॉल करती है और उससे कहती है कि अगर उसे इन्हें रोकना है तो जनरेटर रूम को वापस रिस्टार्ट करना होगा, जिससे पावर वापस आ जाएगी और सभी कैदी नॉर्मल हो जाएंगे। और ये सुनकर कैप्टन तेजी से जनरेटर रूम की तरफ भागता है और वहाँ जाते वक्त डायमंड जब उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। वही दूसरी तरफ लॉब डेवलिन को बताता है कि उसने ये सब किया है और उसने उसकी टैब की मदद से पूरे सिस्टम को हैक कर लिया ताकि वह इस जेल से भाग सके। और ऐसा कहकर वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल डेवलिन पर भी करता है और सीन यही कट हो जाता है। जिसके बाद हम कैप्टन को देखते हैं जो तेजी से भागकर जनरेटर रूम में पहुंचता है, जहाँ डायमंड जिम उस पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश भी करता है, पर कैप्टन किसी तरह से अपने आप को बचाता है और जनरेटर को रीस्टार्ट कर देता है, जिससे पूरी बिजली वापस आ जाती है और सभी कैदियों के डिवाइसेस ऑन हो जाते हैं, जिससे वो सभी नॉर्मल हो जाते हैं। जिसके बाद फेलिसिया डेवलिन के पास जाती है और उसे लॉब के कमरे से निकालती है और बाहर आने के बाद डेवलिन अपने ऑफिसर से कहकर लॉब को टॉर्चर रूम में डलवा देता है। और यहाँ लोग बार बार कहता है कि वह जेलर है, पर यहाँ उसकी बात कोई नहीं सुनता और उसे उठाकर टॉर्चर रूम में डाल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ डेवलिन अपना फैसला चेंज कर लेता है और वो फेलिसिया को नया सुपरवाइजर बना देता है और उसके बाद वह अपने घर चला जाता है। अब अगले दिन डेवलिन वापस जेल में आता है और डेरियस की बिल कराकर उसे अपने साथ गाड़ी में बैठा लेता है और जब वो खुद को शीशे में देखता है तो हमें पता चलता है कि लॉब ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपना शरीर बदल लिया है और जेल में जो बंद है वो डेवलिन है और साथ ही में वह डियागो की सजा भी कम करा देता है। जिसके बाद लॉब डेरियस के साथ वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये पिक्चर भी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।